मुझे लगता है कि अब इज़राइल को समझ लेना चाहिए कि ना उनका दबदबा रह गया है, ना उनकी कोई इज्जत रह गई है। और सद्दाम इस वक्त होते, आप सोचिए कितना अजीब सा मंजर होता। एक तरफ खामनेई साहब, एक तरफ सद्दाम और उधर इज़राइल और इधर ये, और सीरिया में असद होते। तो ये सारे बंदे क्या हशर इन लोगों का करते हैं। रशिया से हमारी बहुत दोस्ती थी, रशिया की दोस्ती से हमने अफ़गानिस्तान को नाराज़ किया। उस तरह खुल के हम अफ़गानिस्तान के साथ खड़े नहीं हुए, बैलेंस तरीके से रहे। बाद में उसके डेवलपमेंट में हमने हाथ बटाया। हमारी हुकूमत जो है मिडिल ईस्ट में जो फॉरेन नीति अपनाती है वो मिसेस गांधी वाली, पंडित नेहरू वाली, लेकिन वो जो बर्ताव यहाँ के मुसलमानों के साथ करती है वो एकदम बरक्स। उनको जो इज्जत मिलती है वो हिंदुस्तान के नाम पे मिलती है, किसी ओहदे के लिए नहीं मिलती है। ये भी बात सबको समझ लेना चाहिए। डीबी लाइव के इस ख़ास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो देश की ही नहीं बल्कि दुनिया भर की जानी मानी लेखिका हैं नासिरा शर्मा, जिनको आप ज़रूर जानते होंगे और उनको आपने किसी न किसी रूप में ज़रूर पढ़ा होगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की वो जानकार हैं और ख़ासकर ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ऐसे तमाम हमारे जो आसपास के मुल्क हैं उसका उन्होंने बहुत गहराई के साथ अध्ययन किया, विश्लेषण किया। उनके वहाँ की सामाजिक स्थितियों के बारे में, राजनीतिक स्थितियों के बारे में, जो तमाम आज युद्ध के हालात हम देखते हैं मध्य एशिया में या पूर्वी एशिया में, वो सारी स्थिति नासिरा जी ने बहुत ही गंभीरता से उसका अध्ययन किया, उसका विश्लेषण किया और अपनी किताबों के ज़रिए लोगों तक पहुंचती रहीं। नासिरा जी की सिर्फ यही नहीं, उनकी जो खासियत है वो एक पत्रकार के तौर पर उन्होंने तमाम राजनयिकों के, अलग अलग देशों के राजनयिकों के साथ बातचीत की, अलग अलग अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में लगातार लिखती रहीं। और कहानियाँ, उपन्यास, कविताएं, ये तो लगातार नासिरा जी लिखती ही रही हैं। आज का जो संदर्भ है, हम इस बातचीत की शुरुआत करें। पहले नासिरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। शुरुआत हम करते हैं आपके साहित्यिक सफ़रनामे पर तो आएंगे ही आएंगे जी, लेकिन हम आज की जो ये बातचीत है उसकी शुरुआत मौजूदा हालात को लेकर करना चाहेंगे। ख़ास तौर से ईरान की जो स्थिति है और फ़िलहाल जिस मजबूती के साथ ईरान खड़ा है, अमेरिका इज़राइल के हमलों का लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और अमेरिका जिस तरह से एक्सपोज हो रहा है, ये जो तमाम स्थितियां हैं उसको आप किस तरह से देखती हैं? शुरुआत हम यहीं से करते हैं। देखिए, स्थितियां तो ऐसी हैं कि ईरान को एक नए सिरे से समझना होगा जी। और इतने दिनों से मैं ईरान पे लिख रही हूँ, साहित्यिक और राजनीति और सामाजिक तौर से, तो भी इस नए उभरती जो सिचुएशन है उसमें मुझे भी अपनी कुछ चीज़ों को रिवाइव करना है। देखिए, जब शुरुआत हुई थी इस रेवोल्यूशन की, तो जो डिटर्मिनेशन था वो चारों तरफ से था। शाह का जाना और साम्यवादियों का आना, मुजाहिदीनों का आना, छोटे छोटे ग्रुप्स का आना और खुमैनी साहब का आना, यानी हिज़्बुल्लाहियों का आना। हिज़्बुल्लाहियों के पास एक बेस था जनता का, लेकिन शाह के दौर में चूंकि CIA और सावाक पुलिस बहुत अलर्ट थी, तो जो उन लोगों का पूरा मूवमेंट था वो अंडरग्राउंड था लगभग। तो जनता में उनकी पैठ एकदम बिल्कुल नहीं थी। और शाह को हटाने का मतलब ही ये था कि अमेरिका कोई और आदमी लाना चाहता है अपना, जो इनसे बेहतर तरीके से कर सके, क्योंकि शाह ने बंधवा होने के बावजूद CIA और जिसे कहते हैं सावाक का, कंट्री के लिए बहुत काम किया। लेकिन इंटेलेक्चुअल्स इसलिए नाखुश थे कि ज़रूरत से ज़्यादा उनके ऊपर
हर तरह का जोर ज़बरदस्ती था। तो वही बात हुई कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी वाला माहौल तो था, लेकिन आप खुल के बात नहीं कर सकते थे अपनी मर्जी की। तो वो ईरान भी मैंने देखा। और डेवलपमेंट तो था ही ईरान में, ऐसी बात नहीं थी, उसकी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ भी थी। लेकिन जब ये सब कुछ हुआ तो उसके अंदर एक चीज़ थी कि अमेरिका से सारे लोग नाराज़ थे, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हों। तो उसने एकता भी दी ईरान में। अगर आपको याद होगा, इनकलाब के शुरू में पूरी दुनिया हैरत में हो गई थी कि भाई मजहबी और साम्यवादी एक साथ कैसे चल रहे हैं। जी जी। लेकिन फिर ये मुल्लाओं को लाया कौन? देखिए, इराक़ में एक लंबे अरसे तक खुमैनी साहब रहे, लेकिन किस जहाज़ से उतरे? पेरिस के जहाज़ से उतरे थे ना। तो इसका मतलब है कि रेगन का और जो उस वक्त का पूरा माहौल था अमेरिका का, वो ईरान से शाह को हटा के अपना आदमी लाना चाहते थे। और मानी बात है कि एक आधुनिक, अति आधुनिक जो माहौल होता है उसका रिएक्शन कभी कभी एकदम पिछड़ा और बहुत ही रवायती हो जाता है। खुमैनी साहब आए और एक अजीब वलवले के साथ आए, जोश के साथ आए, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये ठहर जाएंगे ये लोग इतना लंबा। चारों तरफ से षड्यंत्रों से घिरे हुए थे जी। और उस वक्त का जो माहौल मैंने आंखों से देखा वो तो बहुत ही दर्दनाक था, क्योंकि सब आपस में लड़ रहे थे कौन सत्ता में आए, इसमें कोई शक नहीं। और जो बाहर लोग गए हुए थे, व्यापारी थे, शाही थे, साम्यवादी थे, मुजाहिदीन थे और मामूली लोग थे जो नहीं चाहते थे कि खुमैनी साहब आए, वो थे। वो सब की कोशिश थी कि भाई ये हटे, ये किस तरह का माहौल हो गया है। और ईरान हमेशा से अपने ख्यालों में आधुनिक रहा है, लेकिन किसी को इस हद तक पता नहीं था, प्रोपेगेंडा का जो चादर ईरान के चेहरे पर डाल रखा था लोगों ने कि वहाँ औरतों पे जुल्म होता है, वहाँ पे सिवाय मार काट के कुछ और होता ही नहीं है, उनका डेवलपमेंट कुछ है ही नहीं। तो इन सब बातों को आज के दौर में सब हैरत में हैं कि अली जो अभी गुजरे हैं, जिनको उड़ा दिया गया है, तो देखिए फिलोसफर थे, कई किताबों के वो थे। तो धीरे धीरे करके इनकलाब जो है वो अपनी जो सख्तियां थी उसको खोलता चला गया अपने तरीके से जी। और उसने इस तरह खोला कि इस हुकूमत में वो लोग भी अपने वतन की मोहब्बत में आ गए जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। वो मौलवी नहीं थे, लेकिन वो सर्व करना चाहते थे अपनी कंट्री को। अब देखिए पिज़िश्कियान जो हैं वो भी तो डॉक्टर हैं, और इस तरह के आपको बहुत लोग मिलेंगे ईरान में। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जी, जो इस लड़ाई में जी जी बिल्कुल बराबर की नहीं नहीं हिस्सेदार। बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं और मौलवियों के साथ हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका ये बात समझ नहीं पाया। उसे लगा कि जैसे और लोगों को उसने मार के या किसी तरह से दबा के तख्ता पलटा था, तो यहाँ भी पलटेगा। तो यहाँ तो घेरे कई हैं ना, खुद रूहानियों के 2 घेरे हैं फौजों के, उसके अलावा जो ऑर्डिनरी जो सिस्टम में है उसमें 2 हिसाब किताब हैं, जिसे कहते हैं फौजी पूरे उसका। अब 31 प्रोविंस हैं, हर प्रोविंस में उन्होंने डाल दिया कि किसी के मरने से कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये जो हैंड ओवर हो रहा है ना सिलसिला जी। ये तो किसी की समझ में उस वक्त आ ही नहीं रहा था। और ईरान को कितने लोग समझते हैं, हम तो पड़ोसी देश के अनुसार भी उसको नहीं समझते हैं, तो अमेरिका का, इजराइल का क्या समझना था कि अंदर अंदर क्या हो रहा था। लेकिन इजराइल समझ रहा था कि
और सारे मिडिल ईस्ट वाले समझ रहे थे कि ईरान के जो थॉट्स हैं, जो एटीट्यूड है और अमेरिका के खिलाफ ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा है, उससे वो एक दिन रंग लाएगा। ये सबको पता था। और मानी बात है कि देखिए लेबनान में और लीबिया में और ये सब जगहों पे जो हुआ है, ये बड़े खूबसूरत, दौलतमंद और खनिज पदार्थों से भरे हुए मुल्क थे, अपनी तरह से रहते थे। लेकिन धोखा लोगों को उन्होंने ये दिया कि हम वहाँ पे लिबरेशन लाएंगे और डेमोक्रेसी लाएंगे, ईरान में औरतों को आज़ाद करेंगे। जी। भाई औरतों ने आपको पुकारा है क्या जो आज़ाद करेंगे? ये तो अमेरिका की शुरू से जी, इस और तरह इसके की ये धोखा देता है। जी। और हम लोग उस धोखे में अपने ही एशिया के मुल्कों के खिलाफ हो जाते हैं। तो आज जो ईरान है उसको मैं अच्छी तरह से अपने तरीके से समझती हूँ कि मुझे इतनी हैरत नहीं हुई जितनी लोगों को हैरत हो रही है। लेकिन ये जो अभी जो लड़ाई का दौर है और इतने दिनों में ट्रंप जिस तरह से एक्सपोज हुए हैं, आपको लगता है कि ये लड़ाई अभी और लंबी चलेगी या बीच में कोई एक ऐसा कोई रास्ता निकलेगा? मुझे लगता है अब लंबा खींचना नहीं चाहिए। ट्रंप साहब को समझ लेना चाहिए कि ईरान ने साफ कह दिया है कि लड़ाई शुरू आपने की, ख़त्म हम करेंगे। और हम 6 महीने भी रख सकते हैं और 5 साल भी लड़ सकते हैं। तो उसने तो पिछले 47 साल से पूरा प्रोग्राम बना रखा है ना। जी। और जिन औरतों पे इल्ज़ाम है कि वो पर्दे में हैं, सिसक रही हैं, हैंग हो रही हैं, उसके अलावा भी और औरतें हैं जो साइंटिस्ट हैं, जो हथियार भी बना रही हैं और खाना भी पका रही हैं, दोनों काम साथ साथ चल रहा है। तो उन औरतों को आप इग्नोर कर देते हैं। जी। तो उनका तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस वक्त भी है। हाँ, तो इस बार भी इस पूरी लड़ाई में जिस तरह से महिलाओं का बढ़ चढ़ कर महिलाएं आगे आ रही हैं, हिस्सा ले रही हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है। अभी तक जिस तरह का परसेप्शन बना हुआ था ईरान को लेकर या ऐसे तमाम मुल्कों को लेकर, जी वो कुछ है। ऐसे ही शाहीन बाग में आपको याद होगा, काफ़ी लोग एकदम ठगे से रह गए थे कि अरे मुस्लिम औरतें तो गठरी होती है, कहाँ से आ गई। बहुत ताज्जुब लोगों को हुआ था। इसी तरह किसान मूवमेंट जो हुआ तो हम समझ ही नहीं पाए कि पंजाब से किस किस्म के किसान आ रहे हैं और क्या क्या इन लोगों ने मतलब अपनी तरीके से चीज़ों को ईजाद किया है और कितने डिटर्मिनेशन से डटे हुए हैं, क्या क्या नहीं उनके साथ हुआ। तो ये सब चीज़ें जो हैं हैरत में डालती हैं, क्योंकि अब हम हर चीज़ तो समझ नहीं सकते हैं कहाँ क्या हो रहा है, कैसा डेवलपमेंट है। लेकिन मुझे लगता है कि अब इज़राइल को समझ लेना चाहिए कि ना उनका दबदबा रह गया है, ना उनकी कोई इज्जत रह गई है। ऐसे में ईरान ने साफ तौर पर अपनी कुछ शर्तें रखी हैं। अगर युद्ध रोकना भी है तो साफ साफ ईरान ने तो यही कहा है कि अब कभी भी युद्ध ना हो, इसकी गारंटी होनी चाहिए, यानी दोबारा कोई हमला ना करे। जी, शांति वार्ता तो स्ट्रॉन्ग तरीके से होनी चाहिए और हिस्सेदारी सबकी होनी चाहिए। और ईरान जब तक अपनी शर्तें मनवा नहीं लेगा जी, तब तक वो नहीं रोकेगा। देखिए उनकी मौत हर हालत में है। कुछ लोगों का कहना है कि हमने 50 साल खामोशी से गुजारे और बहुत सहा। कोई कहता है 250 साल हमने बहुत तकलीफ़ों से झेला। जी, अब हम नहीं झेलेंगे, क्योंकि वैसे भी मरना है और ऐसे भी मरना है। कुछ लोग ये कहेंगे क्या बेवकूफ़ी है, ये शहादत का कौन सा वो है, कोई तुकी तो नहीं है। शहादत अगर ना करें तो सरेंडर तो करेंगे नहीं। अच्छा, सरेंडर अगर करते हैं मान लीजिए, या करवा लिया जाता है, क्या पता आगे का, हमें तो कुछ नहीं पता आगे कौन सा रुख अपनाया जाएगा, तो भी चैन नहीं मिलेगा ईरान या आसपास के लोगों को। क्योंकि मान लीजिए हम सोच लेते हैं कि पहलवी का तीसरा जो वली अहद है, जिनको ये वली अहद कह रहे हैं, वो आ जाते हैं, क्या वो एडजस्ट कर पाएंगे अमेरिका में 47 साल रहने के बाद? उस माहौल में, जो माहौल 47 साल में ईरान ने अपने लिए बना लिया है, तो टकराहट होगी, जाहिर सी बात है। और जो आराम और आसूदगी से
वो बाहर की कंट्री में रह रहे हैं आज़ादाना कपड़ों के, ख्याल के और हर लिहाज से, और जमी जमाई उनकी नौकरियां होंगी, बिजनेस होगी। क्या उनको छोड़ के एक नई ज़िंदगी शुरू करने में वो इंटरेस्टेड हैं? और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो हमारे भारतीय प्रवासी भारतीय यहाँ आते हैं वो कुछ दिन तो बहुत अच्छा फील करते हैं, फिर कहते हैं भाई अपना इंग्लिस्तान अपना है, अपनी क्वीन है। आप तो लगातार हिजाब के खिलाफ भी बोलती नहीं हैं, लिखा भी है आपने। जी जी। हाँ, तो ये जो हिजाब का कल्चर है और ईरान का जो कल्चर है ख़ास तौर से, तो क्या हिजाब के पीछे भी महिलाओं की जो एक आज़ादी का एक जज्बा है दिखाई पड़ता रहा है शुरू से? इस पूरे युद्ध के दौरान आपको क्या लगा कि इसकी ज़रूरत है या नहीं है? देखिए, हिजाब जो है उनका इनकलाबी ड्रेस कोड बना, जी। उसके खिलाफ, मिनी स्कर्ट के खिलाफ औरतों ने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई कि हम नहीं पहनेंगे, सज़ाएं भी हुई, लेकिन हुकूमत ने मान के चले थे कि हम सख्ती नहीं बरतेंगे तो हम अमेरिका से अलग नहीं दिखेंगे। जैसे वेस्टर्न म्यूज़िक पे पूरा जिसे कहते हैं पाबंदी है, लेकिन गाने पे पाबंदी नहीं है, म्यूज़िक पे नहीं। आप ईरानी सुनिए, आप अरबिक म्यूज़िक सुनिए, हिंदुस्तानी सुनिए, लेकिन पाश्चात्य उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे कल्चर को नुकसान पहुंचाता है, ये तय है। शराब की वहाँ जो थी, यहूदियों की सारी बिजनेस थी, शराब बंद कर दी गई, लेकिन थोड़ी सी बाद में खुद इजाज़त दी गई थी, आप बियर पी सकते हैं। इस सब का लिहाज किया गया, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो कौन समझेगा ईरान के बारे में, किसको फुर्सत है? तो औरतों ने जो ये लिबास पहना, उसके बाद समझ लिया कि ये लिबास तो अब पहनना है, तो बजाय इसके कि हम लिबास पहन के अपना डेवलपमेंट करें, वो बेहतर है। तो आप देखिए किस फील्ड में नहीं है, आप टैक्सी ड्राइवर से लेके आप जिस फील्ड में जाइए वहाँ, और हमने इमारतें देखी 2017 में, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी खूबसूरत इमारतें वहाँ की औरतों ने बनाई है। वही पर्दा, वही सर ढकना। अच्छा, सर ढकना दो तरह से हो रहा है, एक तो चादर में लिपटना, और चादर हमेशा से ईरान में रही, लेकिन ईरान में चादर उन लोग एक बड़ी खूबसूरत सौंदर्य बोध से पहनती थी कि चेहरा भी दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा है, और ड्रेस भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब जो चादर काली पहनी जाती वो पूरा ढक लेते हैं उन लोग। दूसरा ये है कि सर के ऊपर रुमाल बांधना और कहीं से भी बदन ना दिखना, लेकिन शेप वाले कपड़े पहनना। तो खूबसूरती तो उजागर औरत की होती है। तो उन लोगों ने ये अपना के समझ लीजिए कि अपना काम जारी रखा। और आज जो आप पूछ रहे हैं कि ईरान क्यों इस तरह से खड़ा हुआ है, तो खुमैनी साहब ने तो पहले ही कह दिया था कि ये रेवोल्यूशन वजूद में आता ही ना औरतें अगर ना खड़ी होती। और आज शायद खामनेई साहब ने भी ये कहा होगा, बिल्कुल, कि औरतों के बिना हम आगे जा ही नहीं सकते हैं। और उसका साफ मतलब था कि औरतें जितना सहती हैं किसी जंग में या किसी तब्दीली में, अगर वो साथ नहीं देंगी तो फिर कैसे देंगी। अच्छा नासिरा जी, मैं बात कर रहा था ईरान पे, लेकिन हमारे सामने आपकी एक किताब है इराक पर। हाँ जी, मर्जीना का देश इराक। बहुत विस्तार से आपने लिखा है इराक के बारे में, और ख़ास तौर से सद्दाम हुसैन के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। उनके बारे में भी जो परसेप्शंस बनाए गए और अमेरिका ने जिस तरह से उनको मारा, या ओवरऑल जो स्थिति बनी, आपका इस किताब को लेकर जितना ये किताब जितनी पढ़ी गई और पढ़ी जानी चाहिए, जाहिर सी बात है, तो इस किताब के बारे में या इस किताब को लिखते हुए आप, जाहिर सी बात है, इराक भी रहीं,
ईरान भी रहीं, आसपास के तमाम इलाकों को आपने महसूस किया और वहाँ के लोगों से बातचीत की, तब जा कर के ये मुकम्मल हुई किताब। जी। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपके जो पत्रकारीय अनुभव है आपका, तमाम लोगों से इंटरव्यूज़ किए आपने, तो इस किताब के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? ये किताब देखिए, एक्चुअली जिस वक्त आई तो समझ ही में नहीं आया कि ये क्या किताब है। जी। और मैंने जो लिखना शुरू किया था, चूँकि ईरान और अफ़गानिस्तान दोनों इनकलाब मैंने देखे थे, तो मुझे लगता था कि मैं पहले अफ़गानिस्तान की किताब लाऊं जी। और उसके बाद फिर ईरान पे काम करती रहूँगी, लेकिन किताब बाद में आएगी। अफ़गानिस्तान पे भी तो आपकी आई है, बुज़कशी का मैदान। जी, बुज़कशी का मैदान। बुज़कशी का मैदान। जी। हाँ, लेकिन इस इराक वाली किताब के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, तो इराक मेरा जाना जो हुआ था, वहाँ एक जिसे कहते हैं सम्मेलन हुआ था। जी। उसमें ये था कि कोशिश करें कि ख़ुमैनी साहब वॉर रोक दें। तो जितने मौलवी थे उसमें मैं भी एज अ पत्रकार थी। तो मौलवियों ने एक ख़त लिखा और भेजा कि भाई आप बंद कीजिए ये लड़ाई। तो वहाँ से फ़ौरन ही जवाब आया कि शैतानों की बैठक है। अच्छा। और जो शेलिंग हुई है वो ज़बरदस्त शेलिंग हुई है। उस वक्त हम लोग बसरा रिपोर्टिंग कर रहे थे और अफसोस की बात ये थी कि हम तो बसरा रिपोर्टिंग करने पहुंच गए थे और सम्मेलन चल रहा था, महिला सम्मेलन, और उसके साथ अन्य देशों के पत्रकार भी थे, कुछ और भी सेमिनार चल रहे थे। अब जब मैं लौटी तो पता चला कि सद्दाम हुसैन औरतों से मिलने आए थे, और जबकि सम्मेलन के शुरू में सद्दाम हुसैन जो थे वो आए थे, बोले थे, और जब वो उठ के जाने लगे तो मैं पीछे पीछे दौड़ी। बस मैंने ये नहीं किया कि मैं ज़ोर से पुकारती या सद्दाम, लेकिन मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे हिट किया है। अच्छा। बंदूक का वो होता है कुंदा, वो मुझे अच्छा लगा। और सद्दाम बहुत तेज़ी से निकल गए। तो मैं इंटरव्यू करना चाह रही थी इनका। जी। 3 मरतबा टाइम दिया गया और इत्तेफाक से हो नहीं पाया। तो जब इस किताब के कुछ चैप्टर मैंने बाद में ऐड किए, जब दोबारा ही छपने लगी, तो उसमें जो मेरे दिल में क्वेश्चंस थे और नए क्वेश्चन बने, उससे मैंने एक ख्याली इंटरव्यू उनसे लिया। अच्छा। वो इसमें है। जी। लेकिन मैंने जो इराक को देखा वो इराक की नज़र से देखा। मैंने सद्दाम को कभी इस तरह सोचा नहीं था, उसकी शख्सियत के बारे में। और ये जबकि उस वक्त एक लेख मुझे मिला था कि सद्दाम कितना वतन परस्त है और कितना डिक्टेटर है। हाँ, ये आपने इसमें जिक्र किया है, उसका पूरा एक चैप्टर ही है। जी। हाँ, तो आपने जो महसूस किया सद्दाम के बारे में कि क्या वो वतन परस्त था, क्या वो महिलाओं के पक्ष में था, या क्या मतलब उनकी एक जो इमेज बनाई गई ओवरऑल पूरी दुनिया में? देखिए, जो इमेज अमेरिका की तरफ से बनाई गई थी वो बहुत बुरी थी, और लोगों के दिल में तो थोड़ा सा नाराज़गी थी कि अभी इनकलाब किया है ईरान ने और इन्होंने अटैक कर दिया, लड़ाई शुरू कर दी। दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार बनाते हैं। वहाँ ज़बानी जो है इन लोगों के ऊपर वो होता था अटैक कि इन लोग काफिर हैं ये, और यहाँ से बाकायदा फौजी तरीक़े से हुआ। तो मुझे लगता है कि सद्दाम जो थे वो बहुत डिवोटेड आदमी थे। जो जितना मैंने देखा 5-6 बार जो मैं गई हूँ, उसमें एक तो औरतें बहुत दीवानी थी, क्योंकि औरतों के फेवर में बहुत ज़्यादा सद्दाम थे, और क़ानून बहुत दिलचस्प बने हुए थे, जिससे मिडिल ईस्ट के लोग परेशान थे सद्दाम से, साफ बात है। और सद्दाम इस वक्त होते, आप सोचिए कितना अजीब सा मंज़र होता, एक तरफ खामनेई साहब, एक तरफ सद्दाम और उधर इज़राइल, और इधर ये, और सीरिया में असद होते।
तो ये सारे बंदे क्या हशन इन लोगों का करते हैं। इनको तो धीरे धीरे मार के हटा दिया गया ना। और ये नहीं समझे थे कि इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। 5-6 इम्पोर्टेंट लोगों को इन्होंने ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके तेवर पे कोई बल नहीं आ रहा है ईरान का। तो सद्दाम जो थे वो, मुझे लगता है, मैंने जो बाद में समझा, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। आपने एक कविता भी लिखी है शायद। एक कविता भी लिखी और एक सपना भी आया था जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। जी 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 जी। सद्दाम लापता थे और एक दिन मैंने ख्वाब में देखा कि सद्दाम मेरे घर के मर्दाने मकान में, जो अक्सर खाली रहता था, 0 रोड वाला, उसमें वो छुपे हुए हैं। और जब मैं उधर के जनान खाने से मर्दान खाने में जाती हूँ तो वो गैस के चूल्हे पे एक सूखी रोटी सेक रहे हैं। तो मैं उनसे कह रही है, आप परेशान ना होइए, यहाँ आप एकदम हिफाजत में हैं और यहाँ आपको कोई परेशान नहीं करेगा। अब इस ख्वाब को देख के मुझे अजीब सा लगा। ये बहुत पहले देखा था मैंने, लेकिन जब ये किताब मैं चैप्टर देख रही थी, ऐड कर रही थी, तो फिर से मैंने इराक़ को जीना शुरू किया। तो इराक़ में जो सबसे बड़ी बात मुझे लगी कि सद्दाम कहाँ कहाँ मौजूद थे। सद्दाम आम गांव में जाकर औरतों को बताते थे, उनसे बातें करते थे। सद्दाम किसी घर में दाखिल हो जाते थे। तो ठीक है, वो प्रोपेगेंडा किसके लिए कर रहे थे हमें नहीं पता, लेकिन खूब हिली मिली उनकी हिसाब किताब था, सुन्नियों से भी, कुर्दों से भी, सबसे। लेकिन कुर्द जो इनकलाबी थॉट्स रखते थे और कुछ शिया जो पसंद नहीं करते थे, वो ज़रूर इनके ख़िलाफ़ थे, इसमें कोई शक नहीं। और बाकायदा इनके ऊपर कई मरतबा हमले भी हुए। तो जब मैंने उसका महल उजड़ते देखा, उसकी सोबर, जिसे कहते हैं सौंदर्य बोध का नमूना देखा, और ये देखा कि किस तरह से जो बेबीलोन था उसको उसने दोबारा तामीर कराया, जिसके दरवाजे वगैरह सब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उठा लिए गए थे और वो मांगते रहे और उनको वापस नहीं किया गया। मुझे पेरिस में वो म्यूज़ियम भी याद है कि पूरी पूरी शिलाएं वहाँ पे इन लोग लूट के ले गए और उससे डॉलर्स कमाते हैं या जो भी करेंसी उनकी है। तो मेरे दिल में बहुत तकलीफ़ हुई थी। उस वक्त मैं दुबई में थी और उसका ये जुमला कि मरने से पहले उसने एक सिगरेट मांगा था जी, क्योंकि पाइप का वहाँ कल्चर था, सब पाइप पीते थे, मतलब सद्दाम के घेरे वाले। और उसके बाद उसने कोट मांगा था, कहा था आज जाड़ा बहुत है और मैं काँप रहा हूँ, लोग ये ना समझे मैं डर से काँप रहा हूँ, तो ओवर कोट पहना था उसने और बड़ी बेदर्दी से उसको हैंग किया गया था। उसके ऊपर तो अगर आप ये किताब पढ़िएगा तो जो नहीं, तो आपने जो एक कविता लिखी खुदा हाफिज सद्दाम हुसैन, वो आप पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़ें। खुदा हाफिज सद्दाम हुसैन। पाँव फटने से पहले 30 दिसंबर 2006 की सुबह संगीत की देवी ने अपना गमगीन राग बजाया। आपको ये बता दूं कि जो संगीत की देवी है इराक़ में जिसे माना जाता है वो औरत है। याद है 2 नदियों के उस देश में बहा था खून अफ़वाहों पर, न मिला वो दर्द न मिले वो सबूत, जिसके लिए पीटे गए थे नगाड़े हर रोज़। मचाता शोर, बिखेरता आदम बस्तियों को, दोहता उनके स्रोतों को, अविकसित विकासशील देशों को निचोड़ा अंगूरों के खोशों की तरह। उस दिन जब गिरा था बेबीलोन की धरती पर राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का बुत,
गिराए थे क्लस्टर बम, छूटे थे बारूदों के अनार बेशुमार। कांप उठी थी कब्रिस्तानों की जमीनें, थर्रा उठे थे सारे खंडर। लूटे गए संग्रहालय, लूटे गए पुस्तकालय, मारे गए बेगुनाह। लोकतंत्र के झूठे नशे में चढ़ा दिया सूली पर फिर एक इंसान को। फिर आई थी वो सारी आत्माएं महलों व किलों के मेहराबों और दरीचों से। प्रश्न नहीं था उनके सामने कि सद्दाम हुसैन बुरा शासक था या अच्छा। वो द्रवित हो उठे थे इस अपमान भरे सुलूक से, जब गैर देशों ने कसा था इराक को अपने सियासी शिकंजे में। आक्रमणकारी की तरह मानव समाज की जिस धरती ने दी थी संस्कृति और इजाद किया था बहुत कुछ, सभ्यता के उन्हीं गलियारों को भर दिया साजिशों से, किसी एहसान फरामोश अज्ञानी की तरह। भर लिया अंक में बेबीलोन ने उसे, जो झुका नहीं टूटा नहीं। हवाओं ने उसे छूकर दी बोसों की अंतिम विदाई, और गाया था संगीत की देवी ने वही गीत गमगीन, अलविदा अलविदा अलविदा। क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा आपने, बहुत ही अच्छा। नासिरा जी, अब थोड़ा ईरान और इराक से अपने देश की तरफ आते हैं जी। अपने देश में जो स्थितियां हैं, ख़ास तौर से हिंदू मुस्लिम जिस तरह से होता है यहाँ पर, लंबे समय से होता है, पिछले कुछ सालों से तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। इस पूरी स्थिति को आपने अपने साहित्यिक जीवन में जिस तरह से महसूस किया, और आज के दौर में जो स्थितियां पैदा कर दी गई हैं, ख़ास तौर से एक ख़ास वर्ग को लेकर के, साफ तौर पर कहें मुसलमानों के लिए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, और इसको आप कैसे देखती हैं? इसको कई लोग इसमें जिम्मेदार हैं। सबसे मैं पहले कहूँगी खुद मुसलमान जिम्मेदार हैं, जिन्होंने बंटवारे के बाद इतना कुछ सहा है कि एक परंपरा चल पड़ी दंगों की, फसाद की, और वो सारे शहरों में दंगे हुए जहाँ जहाँ दस्तकार थे। जी। ये एक अजीब सा सिलसिला था, और इन सब चीज़ों में ये हुआ कि उसको समझाया गया कई पीढ़ियों को कि तुम थे जिसने बंटवारा कराया। और मुसलमानों की गलती मैं इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने ये फुर्सत ही नहीं अपनी ज़िंदगी में ला पाए कि वो अपना अतीत देखते, कि उन्होंने क्या क्या नहीं दिया। पढ़ा लिखा तबका जो था वो पाकिस्तान जा चुका था। अब उसकी डिटेल में हम नहीं जाते हैं कि किसकी गलती थी, क्या था, या ये सवाल कि बंटवारा आखिर माना ही क्यों गया जी। और उसी वक्त देखिए फ़िलिस्तीन का जो प्रॉब्लम था वो उसी तरह है। आज 1948 के बाद हमारे यहाँ सारी तरक्की के बाद हम जो हैं वो अपने ही लोगों से भिड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि मुसलमान यहाँ के लोग नहीं हैं बल्कि वो अंग्रेज़ हैं, विदेशी हैं, और कहा भी जाता है विदेशी। दूसरी बात ये है कि पहले भी कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सेस तो लोगों में थे, लेकिन इतने उजागर नहीं थे जो अब 2014 के बाद खुलेआम होने लगे हैं। उससे वही दहशत का माहौल और कॉम्प्लेक्स पैदा किया जा रहा है जो आज़ादी के बाद, बंटवारे के बाद मुसलमानों में इनडायरेक्टली भरा गया था। लेकिन फिर वजूद में आ गया मध्य वर्ग। जी। मध्य वर्ग अपने दम पे खड़ा हुआ, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमेशा से रहा है देश में। तो अगर आप एक हिंदुस्तानी की नज़र से देखें तो आपको ये भेदभाव, बेवकूफ़ी का और गैर ज़रूरी लगता है जो वतन की तरक्की में बाधा डालता है। और एक अजीब सा सपना है दीवानों का
कि आप क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ हैं, क्रिश्चियनों के ख़िलाफ़ हैं, आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, आप दलितों के ख़िलाफ़ हैं, आपने जैनियों के और बौद्धों के स्तूपों को और उनको वो किया, तो फिर आप चाहते क्या हैं जी। और आप कौन लोग हैं? क्योंकि आप लोग तो खुद बटे हुए हैं। तो दरअसल हो क्या रहा है, ये कौन करवा रहा है, ये कौन राय दे रहा है हिंदुस्तान को बिस्मार करने का? जी। और दूसरा ये है कि हमारे, ठीक है आप कांग्रेस को बुरी तरह से क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन उन्होंने यहाँ की चीज़ें किसी एक के हवाले नहीं की थी। राष्ट्रीयकरण हमारी चीज़ों का होता रहा था, जी। वो एक आदमी के हवाले नहीं थी। दूसरा ये है कि इसकी सबसे बड़ी जो परेशानी हम लोगों को लग रही है कि बुश की नीति है मुसलमानों से हेट, मुसलमानों के मुल्कों से। शुरुआत तो बुश और फर्स्ट एंड सेकंड बुश ने जो किया, जी। और इराक़ में एक सनसनाता जूता सेकंड बुश को पड़ा था, वो आदमी जेल भी गया, ठीक है, उसका क्या असर हुआ पता नहीं। अब यहाँ ये देखिए कि वही सारी चीज़ें जो हैं वो उसी अंदाज से फिर से दोहराई जा रही हैं कि आप ट्रम्प की नफ़रत या ट्रम्प के प्रोजेक्ट्स में शामिल हो जाएं या इज़राइल के प्रोजेक्ट में शामिल हो जाएं। ऐसा नहीं है, हर सरकार को इजाज़त है कि वो अपने नए दोस्त पैदा करे और डेवलपमेंट को आगे ले जाए। रशिया से हमारी बहुत दोस्ती थी, रशिया की दोस्ती से हमने अफ़गानिस्तान को नाराज़ किया, उस तरह खुल के हम अफ़गानिस्तान के साथ खड़े नहीं हुए, बैलेंस तरीके से रहे। बाद में उसके डेवलपमेंट में हमने हाथ बटाया। लेकिन अब यहाँ पे ये है कि वो उन लोगों को आपने चयन किया है दोस्ती में जो हमारा एक्सप्लॉयटेशन करना चाह रहे हैं। इससे सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही बिगड़ रही हैं। आप देखिए कि एक बहुत बड़े पैमाने पे हमारे जितने भी इजरायली यहाँ के थे वो इजराइल जा चुके हैं। हमारे यहाँ के जो यहाँ से लोग काम करने गए थे उनको लड़ने पे मजबूर किया जा रहा है। अडवाणी साहब की जितनी भी प्रोग्रामिंग है वो गड़बड़ तो हुई है, लेकिन हर चीज़ उन्हीं के नाम पे जा रही है। तो इससे एक असंतोष की भावना गैर ज़रूरी तरीके से सभी में भर रही है। और दूसरी एक दिलचस्प चीज़ है, हमारी हुकूमत जो है मिडिल ईस्ट में जो फॉरेन नीति अपनाती है वो मिसेस गांधी वाली, पंडित नेहरू वाली, लेकिन वो जो बर्ताव यहाँ के मुसलमानों के साथ करती है वो एकदम बरअक्स। उनको जो इज्जत मिलती है वो हिंदुस्तान के नाम पे मिलती है, किसी ओहदे के लिए नहीं मिलती है। ये भी बात सबको समझ लेना चाहिए। और ये भी समझ लेना चाहिए कि मुट्ठी भर लोग हिंदुस्तान की 5000 साल की सभ्यता को और उसके खून में जो रसा बसा मिली जुली रंगारंगी तहजीब है उसको मिटा नहीं सकते हैं जी। लेकिन जो वक्त है वो ऐसा लग रहा है कि हम अपनी ज़मीन पर खड़े होकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि दोनों देशों के या अन्य देशों के कहे या नकल पे चल रहे हैं। उससे यह है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत वीक हो गई है जी। मैं हिकमत यार साहब से जब मिली थी जी, वो पाकिस्तान में थे उस वक्त मुजाहिदीन, तो उन्होंने यही शिकायत की थी कि मेरे अगेंस्ट बहुत बुरा प्रोपेगेंडा है और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी हम हिंदुस्तान के दोस्त हैं। और लोगों ने भी अफ़गानिस्तान में हमसे यही शिकायत की। यही चीज़ अब सामने आ रही है अभी कि जब हमने खामनेई साहब से एज ए राष्ट्रपति इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने यही शिकायत की थी कि हमारा साथ नहीं दिया हिंदुस्तान ने, लेकिन हम उनके दोस्त हमेशा रहेंगे। और दोस्ती का नतीजा आप देख रहे हैं जी। कि हरमुज से क्या वो हो गया, उन्होंने हमारी बहुत सारी चीज़ें माफ़ भी की, बहुत कुछ हुआ। और इस वक्त बहुत लंबी तादाद में हमारे बच्चे ईरान में पढ़ भी रहे हैं और हमेशा से डॉक्टर वगैरह वहाँ रहे हैं। तो जो ईरान का मसला है उसको लेके
अभी तक हम लोगों के जहन में था हमारा पड़ोसी मुल्क है, लेकिन इधर कुछ सालों से ये हो गया ये सब मुसलमान हैं। तो यानी जो गुट निरपेक्षता की जो नीति थी जवाहरलाल नेहरू ने जो शुरू की थी उस समय, उस ज़माने से चली आ रही अपने देश की जो विदेश नीति या गुट निरपेक्ष, वो अब कहीं नज़र नहीं आती है। नहीं, वो एक नए अंदाज से आपको नज़र आ रही है, कुछ लोगों के ज़रिए और 2-3 कलेक्टिव मुद्दों को लेके, जो कि हमारी पॉलिसी कभी नहीं रही है। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ, आप नए दोस्त ज़रूर बनाइए, उनकी हद मुकर्रर कीजिए, पुराने दोस्तों को रद्द मत कीजिए। तो एक तरफ तो आप गल्ला जो बांट रहे हैं, लोगों को अपाहिज बना रहे हैं, श्रम की उनमें ताकत नहीं रह गई है, तो उन लोगों को तो आप हिंदू मुसलमान बांटते नहीं हैं। वहाँ वोट बैंक है आपका, मुसलमान भी खुश है और है, मुसलमान वोट देते हैं मोदी जी को क्योंकि उनको गल्ला मुफ्त मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि आपको बोलने की नहीं, जो भी इम्पोर्टेंट मुस्लिम्स हुए हैं उनको या तो जेल भेजा गया है या किसी बहाने से उनको इल्ज़ाम दिया गया है या किसी तरह से उनकी बेइज्जती की गई है जी। अच्छा, मुसलमान इसलिए नहीं घबराता इन सब बातों से, उसको प्रोवोक किया जाता है कि वो भिड़ जाए और गृह युद्ध की कैफियत हो, क्योंकि वो उसका आदी हो चुका है। और उसका नतीजा जानते हैं क्या हो रहा है? इतनी ज़्यादा एजुकेशन बढ़ गई है मुसलमानों में कि हिंदू बच्चे अपराधी बन रहे हैं और मुस्लिम जो हैं वो पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। जी। तो देखिए अपने ही पैर में कौन कुल्हाड़ी मार रहा है। लोग तो ये कहते थे ना कि बहुसंख्यक यहाँ का धैर्यवान है और उसने बाकी लोगों को भी धैर्यवान बनाया है, ख़ास वो था, वो तो सब कुछ नहीं रहा जी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा, ये रहें या ना रहें, हुकूमतें तो बदलती रहती हैं, लेकिन इतनी तोड़फोड़ हो चुकी है कि उसको संभालना मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। जी। निश्चित रूप से जो स्थिति है वो बहुत ही चिंता वाली है और आदमी आदमी के बीच जो दूरी बढ़ी है वो अभी तक कभी रही नहीं, अब पिछले कुछ सालों में तो बहुत ही बुरी हालत हुई है। नाज़रा जी, ये जो युद्ध चल रहा है अभी लंबे समय से, वैसे तो खाड़ी देशों में युद्ध की स्थिति हमेशा से बनी रही है लंबे समय से, लेकिन ये जो मौजूदा युद्ध है और जिस तरह से अमेरिका और इज़राइल ने जो स्थितियां पैदा कर दी हैं, तेल का जो भयानक संकट पैदा हुआ है, उससे जो हमारी हिंदुस्तानी अर्थव्यवस्था है उस पर कितना असर पड़ रहा है? अरे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। इसलिए कि ठीक है कि सपोर्ट जो यहाँ के हिंदुस्तानियों ने किया, और मैं नहीं जानती कि वो ह्यूमन रिलेशनशिप पे ईरान ने कॉमन आदमी के साथ क्या किया। जो कॉमन आदमी वो ईरान के साथ हो गया हिंदुस्तानी जी। तो देखिए उस कॉमन आदमी के चक्कर में हरमुज का जो वो है तेल का वो तो आ गया, लेकिन मामला गैस का है, मामला दूसरी चीज़ों का। अभी मैं पटना में थी 15 तारीख को जी। तो वहाँ जो ड्राइवर्स वगैरह कह रहे थे कि बस 15 दिनों में ये पटना खाली हो रहा है। साहब जब कुछ मिलेगा नहीं, कुछ होगा नहीं तो हम गांव जाते हैं। तो यहाँ भी दिल्ली में भी हमारे घर में जो लोग वर्कर्स हैं, काम करते वो वापस जा हैं, रहे वो हैं। वापस अपने गांव जा रहे हैं। जी, तो अब बताइए कि इस वक्त हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा रोल अदा करना चाहिए कि बस अब बहुत हुआ भाई, लड़ाई हो गई, ईरान का तुमने मुखड़ा देख लिया, वो झुकने को तैयार नहीं है, उसकी शर्त मानो, शांति वार्ता शुरू करो और चीज़ों को करो। देखिए कितनी मौतें हो रही हैं जी। क्या अमेरिका में मौतें नहीं हो रही हैं? बिल्कुल। उनके घर नहीं उजड़ रहे हैं। और अभी आप देखिए ईरान में जिस तरह से ये स्कूलों पे हमला हुआ, कितने बच्चे इस लड़ाई के इस हमले में मारे गए, तो इसका कितना, और जिस तरह से युद्धबंदियों का जो हाल है उसको आप मतलब अगर आज के संदर्भ में देखें तो बहुत ही इनह्यूमन किस्म का ये अप्रोच है पूरा अमेरिका का, तो इसको आप कैसे देखती हैं? बहुत बहुत दर्दनाक। आप देखिए
चुन चुन के बच्चों को मारा गया। कहाँ? इज़राइल में। इसकी वजह यह है कि आगे ये जवान ही ना हो और बच्चे पैदा ही ना करें। ये बहुत क्रूड भाषा में हम बोल रहे हैं। जी, जी। सीरिया में आपको पता है वो कुर्दी बच्चा जो बह के किनारे लगा था। बिल्कुल। इराक में बच्चे कुपोषित थे, हड्डी पसली सब एक थी। तो बच्चों पे सबसे ज़्यादा गाज गिर रही है। और जो मीनाब में बम गिरा बच्चियों के उसके ऊपर, उसमें लड़के भी थे, टीचर्स भी थे, 180 लोग शहीद हुए। जी। अच्छा, मैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर से भी मिली, जो ईरानी बच्चे इराक में थे। उनमें इतना डिटर्मिनेशन था, मैं आपको बता नहीं सकती वो किस लहजे से मुझसे बात कर रहे थे। तो आप इस चीज़ को कि जो लड़ाई में है वो तो लड़ रहा है, क्योंकि उसको दिख रही है कि इधर खाई है और उधर कुआं है। मरना हमको है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, ये तो अमेरिका और इज़राइल को समझना चाहिए कि हमने कोई गुनाह नहीं किया है। और इस तरह से उनको ये भी समझना चाहिए कि अर्थव्यवस्था हो, चाहे इंसानी रिश्ते हों, चाहे कल्चर हो, वो एक दूसरे से बंधा हुआ है। बिल्कुल। अगर इसका ध्यान नहीं रखा जाएगा और ये हो जाएगा कि हम ग्रेटर इज़राइल बनाएंगे, हम सारा ख़जाना उन लोगों का ले लेंगे, तो ये एक दीवाने का ख्वाब है। अब ख्वाब जो है वो नए बैलेंस में बदल रहा है। देखिए, बिल्कुल नए बैलेंस में। और एक वक्त था जब मैंने ये बात कही थी कि ईरान, चाइना और हिंदुस्तान सुपर पावर नया बनेगा। हालात की टकराहट से सब कुछ हो गया। तो मानी बात है, लोगों को ये भी डर है बिल्कुल कि कहीं ईरान एक सुपर पावर न बन जाए। क्योंकि लोग दीवाने तो हो रहे हैं, दीवाने हो रहे हैं। और जिन पॉलिटिशियंस से हमने इंटरव्यूज़ लिए थे, उनसे जो क्वेश्चन किए थे, आज हमारे वही सवाल हैं। तो मेरे लिए कल गुजरा ईरान और उसके असर, और आज का ईरान और उसके असर, शक्ल ज़रूर बदली है, सवाल वही है। अगर ये सवाल हल नहीं हुए तो फिर एक नया मोर्चा खुल गया, इजरायली और फ़िलिस्तीन। जी। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, इसको ख़त्म होना है और ख़त्म होना है। बेशक ये तो ख़त्म होगा ही, लेकिन अब ये कब ख़त्म होगा इसी का सबको इंतज़ार है। क्योंकि ये तो डिपेंड करता है कि अगर इन लोगों ने ज़िद बांध रखी तो ख़त्म नहीं होगा, और अगर इनको समझ आ गई है अपनी बेइज्जती, कितनी बेइज्जती अपनी करवाएंगे। इसलिए कि ये तो चकनाचूर हो गए। इनका जो एक इमेज था, हवा था, वो तो ईरान ने ख़त्म कर दिया। सद्दाम ने तो 2 शेलिंग खाली फेंकी थी, कुछ किया था। लेकिन इनके यहाँ क्या क्या बन गया, क्या क्या इन लोगों ने रख लिया। फिर चाइना और रशिया इसके साथ है, और इतना इनके पास आपस में एक लाइन गई, दूसरी लाइन तैयार है, तीसरी लाइन तैयार है। देखिए कितनी गहरी प्लानिंग है। आप ये देखिए, वही प्लानिंग है। और दूसरे मैं आपको बताऊं, ये मीनाब में जो अभी वो हुआ है, किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा है ईरान में, जो उसने इंटरव्यू लिया एक बाप का। वो इतने रिलैक्स वे में कह रहा है कि ये पेंसिल बॉक्स है, आधा उड़ गया है, ये मेरे बेटे अली का है, इससे वो रंगता था समुंदर पहाड़ ये। और ये देखिए नीली पेंसिल है, इस पे लिखा हुआ है अली फलां। और उसका क्या हाथ मिला? सिर्फ एक हाथ मुझे मिला है। मेरी बेटी है, वो जा चुकी है, लेकिन ठीक है। इसके बाद तो, भी जज्बा बरकरार है। नहीं, जज्बा होगा, क्योंकि आपको फ़िलिस्तीन में भी देखना होगा। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि उन लोग खुदा खुदा है। मैं हैरत में हूँ
कि किस खुदा को गाली नहीं दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं खुदा शुक्र है। ये क्या है भाई? इसको समझना पड़ेगा ना आपको। और इसी समझने से डरते हैं लोग कि इनका खुदा दिखता नहीं है और डिवोशन इतना है। और फिलिस्तीनियों ने तो कमाल कर दिया। देखिए किस तरह से एक बड़े जेल खाने में बंद हैं, ऑलिव के पेड़ उनके एकदम जला के राख कर दिए। कितने सालों में विरासत के रूप में फिलिस्तीनी देते थे, क्योंकि टाइम बहुत लेता है वो। नाज़िरा जी, अब चलते हैं थोड़ा अफ़गानिस्तान की तरफ। अफ़गानिस्तान पे भी आपने बहुत काम किया और भारत और अफ़गानिस्तान के रिश्तों के बारे में भी आपने बहुत गहराई से शुरू से लेके अब तक चीज़ों को देखा, विश्लेषण किया। किताब आपकी है बुज़कशी का मैदान। तो ये जो पूरी स्थिति आज के दौर में अफ़गानिस्तान की आप देखती हैं और भारत के साथ उसके रिश्तों को देखती हैं, तो क्या लगता है आपको कि किस दिशा में हम जा रहे हैं और किस दिशा में अफ़गानिस्तान जा रहा है? देखिए, अफ़गानिस्तान को मदद तो हम लोगों ने हर हालत में की है जी। कई कई तरीके से, लेकिन सियासी तौर पे हमने बैलेंस रखा। जब कांग्रेस थी, इधर हम देख रहे हैं कि सबसे दिलचस्प बात तो ये कि अमेरिका का राष्ट्रपति रातों रात अपना सामान समेटता है, चला जाता है। और जब हम अफ़गानिस्तान को देखते हैं तो वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं होता सिवाय चमक के, ब्यूटी पार्लर के और फैशन के। तो डेवलपमेंट करने क्या गए थे? ये तो वहाँ के खनिज को लाने गए थे। और पूरी हिस्ट्री अफ़गानों की रही है, पठानों की, कि वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, चाहे वो मुग़ल हों और चाहे ब्रिटिश हों, चाहे जो भी हों। इस वक्त की जो सिचुएशन है वो बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, मुझे तालिबान आ रहे हैं, तालिबान आ रहे हैं, एक खौफ, और इतनी बुरी तरह से सब कुछ हुआ। और पूरी दुनिया ने के कंट्रीज़ ने ये कहा कि इन लोग सुधरेंगे तब। तालिबान जब सैंक्शन लगा दो, भूखे मरेंगे तो ठीक हो जाएंगे। मतलब ये कोई तरीका है इस तरह से? उस वक्त हिंदुस्तान का क्या रोल रहा है ये आप लोग जानते हैं। अब बड़ी दिलचस्प बात है इस नए सिचुएशन में कि तालिबान से हमारे ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं। और जो भी तालिबान को लेके परसेप्शन था वो ख़त्म हो जी गया। हाँ, तो एक फारसी की मिसाल है जी। कि सियासत जो है वो पिदर मादर ना जाने, यानी कि सियासत एक ऐसा बच्चा है जिसका कोई माँ बाप नहीं है। तो सियासी रिश्ते बनते और बिगड़ते रहते हैं। और वाकई जो मेरी पहली किताब है वो ख़त्म होती सद्दाम पे, एक पूरे एरा की बात है। और जो ये है वो ख़त्म होती है उस जगह पे जहाँ नजीबुल्लाह को हैंग किया गया और उसके बाद का वो। बेशक ये किताबें पढ़नी चाहिए और आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आपने जिस गहराई के साथ इन मुल्कों का विश्लेषण किया है और उसको आमतौर पर लोग नहीं जानते, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, हम तो यही चाहते हैं। मुझे लगता है कि जो मेरा स्टाइल है ना जी, वो काबिल कबूल नहीं, लोग पसंद तो करते हैं, लेकिन मेरी किताब ये जो पॉलिटिकल एनालिसिस की है इसमें मैं शामिल कर देती हूँ लिटरेचर को और कॉमन आदमी को। लेकिन ये किस्सा गोई वाला जो आपका अंदाज है ना, ये मुझे लगता है कि अपील करता है लोगों को। नहीं, पाठकों को अपील करता है, लेकिन जब बात होती है ना, अभी किसी ने कहा उन्होंने कुछ किताबों को कहा था कि इस एरिया में ये अंग्रेज़ी की किताबें हैं, तो मैंने उनसे पूछा था कि आपने मेरी किताब क्यों नहीं डाली? तो बोले वो लिटरेचर है। भाई लिटरेचर कैसे है? लिटरेचर में आम आदमी आता है कि वो अपने साथ हो रहे जुल्म के बारे में क्या कहना चाह रहा है। तो अगर मेरा पार्ट एज अ लेखक है तो मैं उसको शामिल तो करूँगी, क्योंकि जो क्रिएटिविटी होती है वो तो कॉमन आदमी के अंदर दाखिल होती है ना। बिल्कुल। तो अगर मेरी आधी किताब में पॉलिटिकल लोगों के इंटरव्यूज़ हैं, बहस है, हिस्ट्री है, सब कुछ है, उसके बाद एक पार्ट जो होता है कि लिटरेचर का है कि ये कविता क्यों लिखी गई,
किस लिए लिखी गई, वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स क्या सोचते हैं। तो मैंने तो उसका एक्सटेंशन किया है ना इस तरह की चीज़ों का। जी जी जी। तो ये बात अजीब सी मुझे लगती और है। वो भी लिटरेचर का ही पार्ट है, आप कैसे उसको लिटरेचर से अलग कर सकते हैं? हाँ, नहीं, क्योंकि और अगर वो लिटरेचर में ये सारी चीज़ें आती हैं, वहाँ की राजनीतिक स्थितियाँ आती हैं, रिपोर्टाज की शक्ल में आती है, वो आपके लिखने का अपना एक स्टाइल है। नहीं, रिपोर्टाज एक अलग चीज़ है, मेरा अपना जो एनालिसिस है हैं। उसमें जो चीज़ें हैं उस पर भी तो बात हो। तो पसंद तो बहुत की गई ये किताब, और अभी तक जिसे कहते हैं इसका संस्करण आया तो वो तो नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप छांटने लगते हैं तो समझ नहीं आता है कि ये किस विधा में रखी जाए, मैं ये कहना चाह रही थी। जी जी। बहरहाल वो विधाओं का जो इन लोगों का क्लासिफिकेशन का तरीका है वो तो जो है वो तो है ही। लेकिन अब हम बात करते हैं आपके अपने लेखन की शुरुआत से। जी। जब आप छोटी सी उम्र में आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, बेशक शादी के बाद आपकी जीवन शैली से लेकर आपका पूरा नज़रिया बदला। एक ट्रेडिशनल फैमिली से आती हुई, जब जब जहाँ आपके पिताजी आपके वालिद साहब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उर्दू विभाग का जहाँ तक मेरी जानकारी है उन्होंने शुरुआत की थी, तो एक जो एक माहौल मिला आपको बचपन से, वो कैसा मिला जो एक ट्रेडिशनल मुस्लिम फैमिली में नहीं होता आमतौर पर? देखिए, सबसे पहले बात ये मैं करूं कि हमारे घर में ज़मींदारी माहौल तो था ही, जी। किसान आंदोलन वाले लोग भी थे, 4-5 ज़बानों में काम भी होता था, और मेरे वालिद उर्दू के प्रोफेसर रहे, लेकिन वो गोल्फ खेलने के बड़े शौकीन थे। जी। और फिराक साहब ने जिस तरह उनके ऊपर लेख लिखा है वो पढ़ने वाला है। मैंने अपने वालिद को तो 7 साल की उम्र में एक छवि की शक्ल में बस आते हैं, चेहरा गायब रहता है, लेकिन एक फिगर सा बनता है कि इस तरह का है। तो वो माहौल जो था वो तो समझिए कि 48 की मेरी पैदाइश है, 5-6 साल और जोड़ लीजिए, फिर और जोड़ ली, तो मैंने जो हिंदुस्तान देखा वो देखा जिसमें बंटवारे का दुख था और भारत के निर्माण का टाइम था, और एक अलग तरीके की गहमा गहमी थी, सब बहुत डिवोटेड थे। और दूसरी तरफ पकड़ धकड़ भी रहती थी मुसलमानों पे कि जो आया वो भूल गया कि हम वीज़ा ख़त्म हो गया है तो उसको फिर जेल जाना पड़ता था, या पाकिस्तान गया तो उसने क्या किया। तो इन सब चीज़ों के साथ हमारा बचपन गुजरा है, बहुत सूदिंग बचपन नहीं रहा है, और मैं तकलीफ़ों में नहीं पली बढ़ी हूँ उस तरह से कि हमारे यहाँ किसी तरह की परेशानी हो या कुछ हो। और सबको लिखते पढ़ते देखा तो मैंने भी लिखा। जो ख्यालात थे वो आज़ाद ख्यालात के लोग थे, ऐसा कुछ कोई बंदिश कोई ऐसा नहीं, हमारे यहाँ बंदिश इस सिलसिले से थी कि बहुत हम लोगों को आज़ादाना ज़िंदगी नहीं दी गई थी कि कहीं भी उठ के चले जाओ। दोस्तों के यहाँ भी जाते थे तो घर की कोई लेडी हमारे साथ रहती, मतलब नौकरानी, लेकिन इस बात में आज़ादी थी, क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, या किस मर्द से हम बहस कर रहे हैं। लेकिन इस तरह का नहीं था कि आप अकेले कमरे में कज़न के साथ भी बैठ जाएं। तो बहुत अजीब सी चीज़ थी, एक तरफ बिल्कुल आज़ादी थी और दूसरी तरफ एक मैनरिज्म था कि ये नहीं करना है। तो फिर भी आपने जिस तरह से एक ब्राह्मण परिवार में शादी की, तो इसको लेके कहीं कोई विरोध या कोई आगे को लेकर ब्राह्मण परिवार क्या था हिंदुस्तान में, और इलाहाबाद में तो सभी हिंदू मुस्लिम मिले थे, और इतनी शादियां हुई हैं जी। इतनी शादियां हुई कि कुछ पूछिए ना। तो कोई इतना बड़ा नहीं था, और वेल एजुकेटेड लोग जो होते हैं खुले दिमाग के, वो इतना माइंड भी नहीं करते। और आज के नज़रिए से आप देखिए, जहाँ खाप पंचायत है,
और लव जिहाद है। तो इस ड्रामे में जो जनरेशन पल रही उसको लगता है पता नहीं क्या खून खराबा हुआ होगा हमारी शादी में। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मानी बात है कि एक आउट ऑफ द वे जाके हमने रास्ता अपनाया था। तो उसमें दो तरह की माँ को फिक्र थी। एक तो ये थी कि इनकी दूसरी शादी ना हो, और फिर एडजस्टमेंट। जी। लेकिन हम लोगों ने दोनों तरफ के लोगों को बहुत अच्छी तरह से संभाला, और शायद वो हमारे तौर तरीक़े से चीज़ें बहुत अच्छी तरह से सुलझती चली गई। लेकिन यही शादी बाद में प्रॉब्लम बनी जब प्रोफेशनल जेलेसी शुरू हुई। तो फिर वहाँ से चीज़ों का बनना बिगड़ना अपने तरीके से शुरू हो गया। जब नासिरा शर्मा बन गई। जी तो तो ये जो सफ़रनामा है आपका लिखने पढ़ने का, इसकी शुरुआत कब से हुई और कहाँ से हुई? आपने पूरा एक उर्दू के माहौल से निकलकर आप पूरी तरह हिंदी साहित्य में इस मुकाम तक पहुँची। मैंने आपसे कहा ना कि हम लोग हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, अरबिक, फ़ारसी और अवधी, हमारे तो नगड़ दादा नौरोज़ अली साहब अवधी में शेर कहते थे। तो हमारी यहाँ ज़बानों ने हमको बंदिश तो दी नहीं। यही तो लिटरेचर की खासियत। हाँ, ये दी नहीं तो हम लोगों का दिमाग खुला रहा। और हमारा पूरा माहौल ऐसा नहीं था कि उर्दू ही का था। हमारी लाइब्रेरी में बेहतरीन चीज़ें थीं। आनंद मठ हमने तब पढ़ा था। अच्छा। मिसाल के तौर पे, क्योंकि वंदे मातरम आजकल बहुत चल रहा है ना, इसलिए जी। तो लाइब्रेरी की सफाई करते में कितनी चीज़ें हम लोगों को मिलती थी। मतलब मुझे लाइब्रेरी हमारी बहुत मशहूर थी। जी। तो उसमें ये हुआ कि पहली कहानी जिसे कहते हैं कंपटीशन के लिए स्कूल में हम लोगों को इंस्पायर करके लिखवाई गई थी। कंसोलेशन प्राइज़ भी मुझे मिला था। क्या लिखा था मुझे याद नहीं। फिर 7वें क्लास में मेरी एक कहानी राजा भैया करके एक मैगज़ीन थी, उसमें स्वीकृत हुई थी। उसके बाद जिसे कहते हैं बच्चों की कहानियों से एक्चुअली आप और हम मैगजीन्स में लिखते ही हैं स्कूल की। वो हम भी लिखते थे। हमें भाषण देने का बहुत शौक था। मतलब काफ़ी अच्छा बोलते थे, बड़ा माइक वाइक पकड़ के स्टाइल से। तो ये सब चीज़ें थीं, वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। तो इतना जो कुछ आपने लिखा, साहित्य एकेडमी या ढेर सारे अवार्ड आपको मिले, उसमें साहित्य एकेडमी का आजकल अभी हाल में ही ममता जी को मिला है। तो जब आपको साहित्य एकेडमी मिला आज से 10 साल पहले, जिस कृति पे शायद वो पारिजात, आपका उपन्यास था पारिजात, तो पारिजात पे जो मिला तो आपको कैसा लगा? क्या महसूस हुआ कि पारिजात उस साहित्य एकेडमी की दौड़ में जाने लायक एक उपन्यास रहा है या नहीं? आपको क्या लगा? ये तो बड़ी अजीब सी बात आपने पूछ ली। ये किस नज़रिए से पूछी मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ ये थी कि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बहुत मरतबा मेरी किताबें गई हैं और हटी हैं और जानबूझ के भी हटाई गई। सब खबरें जो हैं मिलती रहती ना कुछ दिनों बाद। लेकिन एक अजीब से उसमें जैसे दिमाग कबूल नहीं कर रहा था कि हमको मिला है। हैरत नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं उस दौड़ से, उस ख्वाहिश से बाहर निकल आई थी। इतना सुनती रही थी ना। जी। और मेरे बहुत सारे अवार्ड में से हमारा नाम हटा था। तो मैं निगेटिव चीज़ों की बहुत आदी हो गई थी। पॉजिटिव जो थी वो चीज़ें मेरी बहुत कम होती थी। जैसे पहला हमको पुरस्कार हमारी 7 नदियाँ एक समुंदर उर्फ बहिश्ते ज़हरा को मिला, और बाकायदा डिक्लेयर हो गया, और उसके बाद हमसे छीन लिया गया। वापस धर्मवीर भारती ने शायद जी हाँ, चिट्ठी भी लिखी थी आपको। और जब मैंने उनसे कहा कि अब मुझे नहीं, तो उनका कोई बात नहीं ना, सच ऐसा होता है। तो आप सोच लीजिए कि उस सदमे और बेइज्जती के बाद हम सुन तो पड़े होंगे ना। ख्वाहिश तो हमारी
धीरे धीरे फिर सोचा बेंगलोर का एक इनाम मिलने वाला है, फिर उसका किस्सा सुना, फिर कहीं और का किस्सा सुना। मतलब मिलते मिलते हाथ से कई सारे पुरस्कार। हाँ, कुछ और लोगों को मिल जाते थे, कुछ ये होता था। और फिर एक दौर ये आया कि एक साल में 3 मिल गए, तो मुझे इरिटेशन होने लगा। मालूम हुआ कि अभी हम राही मासूम रज़ा का ले आए हैं, तो फिर हिंदी जो लखनऊ का हिंदी संस्थान है उसने मुझे कभी नहीं दिया था। पता नहीं बैठे बिठाए कैसे दे दिया, वहाँ नाम पहुँच गया। फिर कथा कर्म को होश आया, उसको दे दिया, उन्होंने दे दिया। तो ये भी मेरे साथ हुआ और मुझे घबराहट होने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। और मुझे ताज्जुब सिर्फ इस बात पे हुआ, सच पूछिए, जो पारिजात है वो एक अलग तरह का नॉवेल था, और जिस तरह से दक्षिणपंथी और दूसरी तरह के ख्यालात का हमला था माहौल में, उसमें मेरी इस नॉवेल को मिलना मुझे थोड़ा सा ताज्जुब में डाल नहीं, गया। तो आपको क्या लगता है, जैसे साहित्य अकेडमी का जो पूरा कैरेक्टर रहा या आज के दौर में जो है, वो कुछ बदला है या वही है जो बदला तो बीच में था ही। तमाम अकादमियों का जो हाल है इस सरकार में? देखिए, एकेडमी जो साहित्य अकेडमी है उसके इनाम का जलवा मैं खुद महसूस कर चुकी हूँ। अब मैं नहीं जानती कितने लोगों ने और महसूस किया, लेकिन 3.5 महीने शहर शहर में इनवाइटेड थी। घर में 2-3 लोग इंटरव्यू लेने आते थे। मतलब किसी भी इनाम में इतना तो कुछ था ही नहीं जितना साहित्य अकेडमी के इनाम की चर्चा रही मेरे साथ। अब वो क्यों रही मैं नहीं जानती हूँ, हो सकता है सबके साथ ऐसा होता हो। और वो किताब मेरी बहुत, मुझे खुशी है कि वो मेरी किताब जिसको मिला वो अपने पैमाने पर, इसलिए मैं कहूँगी एक बात कि सुनने में आया कि जब तिवारी जी गए इसमें व्यास सम्मान में वो थे, तो वहाँ पे पारिजात को सेलेक्ट कर लिया गया था। तो उन्होंने कहा अरे ये क्या, मैं तो अभी साइन करके वहाँ आ रहा हूँ और फिर यहाँ पारिजात। हाँ, उसके बाद व्यास सम्मान का भी तो था ना। जी, तो व्यास सम्मान भी हमें उसी किताब पे मिलना था। तो मिल जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन लोगों को पता नहीं क्यों ये महसूस हुआ कि नहीं भाई वहाँ से मिल रहा है तो यहाँ। ये तो और क्रेडिट की बात थी कि उस किताब को 2 जगह से मिला और कोई कुछ बोला नहीं, फिर वो किसी और को दे दिया गया। लेकिन ये ज़रूर कहा गया था कि भाई इसकी भरपाई होगी, आगे देखते हैं क्या होगा, इस तरह से। अभी जो ममता कालिया को मिला पुरस्कार, उसको लेके बड़े सारे विवाद उठे, आपका क्या कहना है इस बारे में? मुझे लगता है कि ममता जी अपने ज़माने में जब उन्होंने लिखना शुरू किया था तो एक माहौल तो था उनके सपोर्ट में। ऐसा नहीं था कि ममता जी की कविताएं हैं, ममता जी का बोलना और ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात कहूँगी जो मुझे लगा कि ये संस्मरण की किताब पे उनको मिला है, उनके लिटरेचर पे नहीं मिला है। बस मैं इतना कहूँगी। अब लोग क्या फील कर रहे हैं, क्या नहीं फील कर रहे हैं, मैं ये नहीं बता सकती। और अगर ममता जी पे एतराज़ है तो बहुत लोगों पे और भी एतराज़ हो सकते हैं, अगर एतराज़ ही करना है। और दूसरी एक बात ये है कि मैं 2-3 मरतबा शामिल हो चुकी हैं, आखिरी जो 3 लोग होते हैं डिसीजन मेकर। जी जी। या तो आपके पास बहुत ज़्यादा कोई आदमी हो जिसको आपको दिलवाना ही है, और अगर आप देख रहे हैं कि 2 लोग हैं और किताब भी ठीक ठाक है तो आप खामोश हो जाते हैं। अब ये 3 लोग बताएं जो उस वक्त हैं कि और किताबें कैसी थीं। क्योंकि बाकी किताबों को लेकर के भी चर्चा तो चली ही। ऋषिकेश सुलभ की दाता पीर हो गई, या फिर इनकी बटरोही जी की हो गई। बहुत सारी किताबें हैं जिसको लेकर के। देखिए, एक मरतबा मैं थी तो मैं बहुत चाहती थी कि कृष्ण बलदेव जी को मिले, लेकिन उनकी जो किताब आई थी वो नर नारी आई थी।
कितनी मैंने कोशिश की कि उनकी बाकी राइटिंग ये वो, और यहाँ तक लोगों ने कहा कि नासर जी अगर इस तरह होगा तो फिर हम लोग बदनाम हो जाएंगे, वो किताब ठीक नहीं, वो नहीं। और मुझे पता था कि ये बहस किस तरफ जा रही, क्योंकि उन लोगों ने सोच लिया था डबराल को देना, तो डबराल को मिल गया। खैर ये तो जितना देखिए आदमी लड़ जी। सकता है लड़ता है। हाँ हाँ अब मेरे में कहा गया कि एक साहब हैं वो हमारे खिलाफ थे, 2 लोगों ने अच्छी राय दी। फिर किसी और जगह हम थे इसी साहित्य एकेडमी में, तो वहाँ भी खंगोला गया। अभी मैं हिफको इसमें थी। हाँ, इफ्को वाले हाँ, अब तो श्रीलाल शुक्ल नाम हट गया। जी। वहाँ पे किताबें ऐसी थी ही नहीं जो मुकाबले में आती, बहुत ज़्यादा होमवर्क जैसा नहीं नज़र आ रहा था। तो जो किताबें सामने थी और लग रहा था, मैत्री तो पसंद और नापसंद को हटा के हम लोगों ने कहा भाई ठीक है दे दीजिए, क्योंकि आपकी पसंद नहीं, वहाँ पे जो चीज़ मौजूद है जी। उसमें बात होनी चाहिए कि क्या है। सही बात। पिछले उसमें भी मैं थी, जिसे कहते हैं साहित्य एकेडमी के इनाम में, मैं बहुत दूर तक एक किताब के लिए बहस करती रही, और आखिर में इनका बायोडेटा पढ़ा गया एक साहब का, और ये तो मुझे लगा कि जैसे कोई फ़ायदा नहीं आगे तक जाने का। अब ये कह रहे हैं तो इनको दे दें। तो अब ये तो मिल इसमें- गया उनको, हाँ, क्योंकि इसमें उनकी कई पुरानी चीज़ें थी। नहीं, उनकी पुरानी चीज़ें अच्छी थी, बाद की चीज़ें उनकी इतनी अच्छी नहीं थी। तो कुछ लोगों ने कहा कि तो फिर टोटल ही में दिया जाए, इन टोटल दिया जाए। तो वही अब पुरस्कारों को लेके हमेशा से विवाद तो उठते ही रहते हैं। नहीं, विवाद के अलावा एक बात मैं आपको और बता दूं, एक प्रॉब्लम भी इन पुरस्कारों ने अच्छे लेखन को हल्का बनाने में मदद की है। लोग इसकी परवाह नहीं करते हैं कि अच्छा लेखन क्या है। हमने जब शुरू किया था तो अच्छी कहानी को संपादक सीना ठोक के पहली लाइन में देता था, उसकी उम्र और औरत मर्द नहीं देखा जाता था। अब जानते हैं हमको सबसे बाद में इसलिए रखा जाता है, हम सीनियर में जूनियर हैं। और मुझे याद है कि जब इन्होंने एक मैगज़ीन निकली थी, उसमें हमारी कहानी दूसरे नंबर पे थी और उनका ट्रांसलेशन पहले नंबर पे था। पंजाबी की जो राइटर अमृता प्रीतम, क्या लड़ाई हुई थी कि हिंदी को आपने पीछे कर दिया और ये कहानी जो है बेहतर थी, इसको आगे करते हैं। तो वो ज़माना अब लद गया है। और दूसरे पुरस्कार जो है वो बहुत ज़्यादा, उसने किताब से ज़्यादा अहमियत पाली है, जो कि ठीक नहीं है। और ये भी मेरी समझ में नहीं आता है, अब पुरस्कार की बात आपने की है, ये उसी नाम से आप यंग लोग को देते हैं, उसी नाम से सीनियर को देते हैं। तो ज़रूरत क्या है फिर सीनियर को, आप यंग लोगों को दीजिए। एक आदमी 60 साल की राइटिंग, 50 साल की राइटिंग के बाद वही नाम पाता है, और एक एक कहानी लिखने में, कहानी संग्रह लिखने में या एक नॉवेल लिखने में पा जाता है उसी नाम से। आप दीजिए बच्चों को, आगे बढ़ाइए, नाम तो बदल लीजिए। पुरस्कार का नाम बदल, जैसे अमर उजाला ने किया, छाप है, थाप है, जी जी, है ना। हाँ, उसके भी शब्द सम्मान की मतलब कोई बात समझ categories। में नहीं आती, तो आप देखिए कि दिमागी तौर से तो उसकी कीमत ही कम हो जाती है उसकी, कि भाई हमारे पास एक बच्ची जो है वो बैठी है, उसकी बड़ी अच्छी किताब, आगे कोई किताब ही नहीं आई, लेकिन उसने साहित्य एकेडमी इनाम ले लिया। सही बात। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इसमें राइटर्स को बहुत उलझा दिया गया है। और इधर माफ़ कीजिएगा, इतने अच्छे नॉवेल्स आए हैं, इतना अच्छा लोग लिख रहे हैं, लेकिन वही है कि कभी कभी सब चीज़ें आपस में टकरा जाती हैं। जी जी जी। अब चलिए पुरस्कारों से हटते हैं और चलते चलते एक सवाल आपके अगले जी। प्रोजेक्ट पे भी पूछ लेते हैं।
कि अब आप क्या सोच रही हैं, क्या लिखने का आपके दिमाग में चल रहा है? एक्चुअली मेरे पास कुछ चीज़ें अधूरी पड़ी, मैं उसी पे काम कर रही हूँ। जैसे अब जैसे बताने में अगर वो पूरी ना हुई तो फिर वो चीज़ अटक जाती है। अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें पत्रकारिता पे, बाल लेखन पे कुछ कहना चाहें तो आप ज़रूर कहें। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि इतना कुछ लिखा जा रहा है, इतना कुछ छप रहा है और तारीफों के पुल बांधे जाते हैं, ट्रोलिंग होती है, इस सब में सब लोग इतनी बुरी तरह बिजी हैं कि जैसे पहले होता था ना कि साल की 10 किताबें अगर निकली हैं तो उसको सब मानते थे, एक आध लोग अपवाद हो गए। उस तरह का कोई आलोचक बिल्कुल जो बहुत ही बेदर्दी से बैलेंस करे, उसकी कमी जो है वो है। जी। कुछ नाम जो हैं आलोचकों में सामने आ तो रहे हैं, लेकिन होता ये है कि वो भी कहीं पे जाके अपनी पसंद और अपने विचारों के तहत उसको देखने लगते हैं। जी जी। तो अब ये है, उसमें क्या कहा जा वो सकता है। निष्पक्षता की दिक्कत है, ये तो है। चलिए, बहुत अच्छा लगा नासिरा जी, आपने हमारे साथ इतना वक्त दिया और बहुत सारी बातें हमारे दर्शकों को बताई। निश्चित रूप से आपके अगले प्रोजेक्ट का सबको इंतज़ार रहेगा और आपने जितना लिखा है, 50 से ज़्यादा किताबें आपने लिखी हैं, तो निश्चित रूप से ये सारी किताबें कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य में एक अहम मुकाम तो हासिल करती ही हैं और साथ ही देश विदेश को जानने समझने का एक बहुत बृहद तौर पर मौका देती हैं लोगों को। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि कम से कम मेरी कुछ किताबों पे अच्छी बातचीत आपने की। चलिए, धन्यवाद।